हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 26 दिसंबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अयोध्या जो कि एक फेमस बुक है, किसके द्वारा रिलीज की गई है? तो अयोध्या बुक को रिलीज किया है देवेंद्र फडणवीस ने। किसने? देवेंद्र फडणवीस ने। ये देखिए, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के। कौन? देवेंद्र फडणवीस। इनके द्वारा ही अयोध्या बुक को रिलीज किया गया है। अच्छा, अयोध्या बुक को लिखा किसने है? तो अयोध्या बुक के राइटर हैं माधव भंडारी। कौन है? माधव भंडारी। देखिए, ये जो अयोध्या बुक है, इसमें जो राम मंदिर बन रहा है इंडिया में, अयोध्या में, उससे रिलेटेड जितने भी मूवमेंट आज तक हुए हैं, आंदोलन, उन सभी का एक समरी प्रोवाइड की गई है इस अयोध्या बुक में, जिसको लिखा गया है माधव भंडारी द्वारा और लॉन्च किया गया है देवेंद्र फडणवीस द्वारा। अच्छा, अयोध्या बुक का पब्लिकेशन कौन करेगा? तो पेंगुइन्स। पेंगुइन्स एक पब्लिशर है, उसके द्वारा इसको पब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी, इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी पर एक फ्रेमवर्क किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। किसने? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी पर एक फ्रेमवर्क रिलीज किया है। इंटीग्रेटेड मतलब हर तरफ से ड्रग को कॉम्बैट करना, यानी जो ड्रग ट्रेडिंग होती है, लोग ड्रग को कंज्यूम कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी बनाई गई है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा और रिसेंटली उसका फ्रेमवर्क रिलीज किया गया है। सिर्फ पॉलिसी ही नहीं बनाई है, कोऑर्डिनेशन कैसे हो सकता है, इसकी डिमांड कहाँ से आ रही है, इन सब पे भी नोटिस किया जाएगा। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में 6 ड्रग डी एडिक्शन सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे, जहां पे ड्रग से छुटकारा दिलाया जाएगा लोगों को। तो आप देखिएगा, इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी पर एक फ्रेमवर्क रिसेंटली हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने रिलीज किया है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ये है मैप में हिमाचल। 2 कैपिटल है इसकी, एक है शिमला जो कि गर्मियों के लिए है और धर्मशाला है विंटर्स यानी ठंडियों के लिए। शिमला के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और हिमाचल प्रदेश का पिन वैली नेशनल पार्क जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे यानी सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बताना है किसकी याद में 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। तो हर बार 25 दिसंबर को हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में, किसकी याद में? अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार का जो 25 दिसंबर था 2020 25 दिसंबर, वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की 96 बर्थ एनिवर्सरी थी। तो आप ये भी याद रखिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया के सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री का खिताब इनके नाम पे ही, 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि नॉन कांग्रेस जो फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो भी अटल बिहारी वाजपेयी ही रहे हैं। वो भी इंडिया के पहले ऐसे नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने अपना फुल टर्म कंप्लीट किया। देखिए, 3 बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी। बीजेपी से बिलोंग करते थे, ग्वालियर और लखनऊ से सांसद रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और मैं बता दूं, 2014 में मोदी गवर्नमेंट द्वारा इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट सिविलियन अवार्ड है। आप इतना जरूर याद रखिएगा। अटल बिहारी जी के जो ये 96 बर्थ एनिवर्सरी है, इस दौरान हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट शिमला में एक 18 फीट टॉल, 18 फीट ऊंचा एक स्टैचू बना रहा है अटल बिहारी वाजपेयी का। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप को रिसेंटली किसके द्वारा रोल आउट किया गया है? तो स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप को रिसेंटली रोल आउट किया गया है थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत जी जो हमारे मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैं, इनके द्वारा स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप को रिसेंटली लॉन्च किया गया है। पर्पस क्या है? इंडिया में जितने भी इनसैनिटरी लैट्रिन्स हैं और मैनुअल स्कैवेंजिंग हो रही हैं, उन पर फोकस करना और उसको एलिमिनेट करना। देखिए, अगर मैनुअल स्कैवेंजिंग हो रही है तो इसका मतलब इनसैनिटरी लैट्रिन्स जरूर हैं, जहाँ पे आप बाद में जो लैट्रिन होती है या ह्यूमन स्क्रेटर होता है उसको आप हाथों से उठा के फेंकते हैं। तो इनसैनिटरी लैट्रिन्स और मैनुअल स्कैवेंजिंग, इनको दूर करने के लिए, इनको एलिमिनेट करने के लिए स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसने? थावरचंद गहलोत ने। इंडिया में स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च हुआ था? स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ था 2014 में, पीएम मोदी ने लॉन्च किया था। आपको ये जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विजिकी द्वारा बीएफएसआई मूवर्स एंड शेकर लिस्ट को रिलीज किया गया है। आपको बताना है इस बीएफएसआई मूवर्स एंड शेकर लिस्ट को किस इंडियन बैंक ने टॉप किया है? तो बीएफएसआई मतलब बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। तो बीएफएसआई मूवर्स एंड शेकर लिस्ट को टॉप किया है बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी ने। किसने? एचडीएफसी में बैंकों के सेक्टर में इसको टॉप किया है। वहीं अगर पेमेंट बैंक की बात कर दें कि बीएफएसआई मूवर्स एंड शेकर्स लिस्ट को पेमेंट बैंक जो
पेमेंट बैंक के सेक्टर है उसमें किसने टॉप किया है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने टॉप किया है। वहीं अगर ये बता दें कि कौन से यूपीआई बेस्ड वॉलेट ने इसको टॉप किया है, तो गूगल ने वॉलेट की लिस्ट में इसको टॉप किया है। तो आपको याद होना चाहिए BFSI मूवर्स एंड शेकर लिस्ट को बैंक के लिस्ट में यानी बैंकों के लिस्ट में HDFC ने टॉप किया है। अगर पेमेंट बैंक की लिस्ट की बात करें तो पेमेंट बैंक की लिस्ट में BFSI मूवर्स एंड शेकर लिस्ट को टॉप किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने, और यूपीआई बेस्ड वॉलेट लिस्ट में टॉप किया है गूगल पे ने। तो आप ये तीनों कैटेगरी में याद रखिएगा। रिसेंटली BFSI बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस टॉप 100 कंपनीज की लिस्ट जारी की है, जिनको अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने टॉप किया है। उन सभी का नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम HDFC बैंक के विषय में पढ़ रहे हैं तो उसके विषय में जान लेते हैं। रिसेंटली RBI ने इस पर 10 लाख का फाइन लगाया था। उसके अलावा याद रखिएगा HDFC बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। फुल फॉर्म क्या है इसका, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। रिसेंटली इसके नए CEO कौन बने हैं, शशिधर जगदीशन। और 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था HDFC बैंक ने सन्मय चक्रवर्ती को चीफ रिस्क ऑफिसर अपॉइंट किया है। तो आप देखिएगा चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ HDFC बैंक सन्मय चक्रवर्ती जी अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराड़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बाद RBI द्वारा सुभद्रा लोकल एरिया बैंक का भी लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। आपको बताना सुभद्रा लोकल एरिया बैंक किस स्टेट में लोकेटेड है, तो सुभद्रा लोकल एरिया बैंक स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। इसके पहले कराड़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का भी लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया था, वो भी महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस समय RBI अपने फुल फॉर्म में चल रहा है। दूसरी बैंकिंग एंटिटी है जिसका रिसेंटली लाइसेंस कैंसिल किया गया है। अच्छा, RBI को अथॉरिटी कहाँ से मिलती है कि किसी का लाइसेंस वो कैंसिल कर दे, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत RBI को अथॉरिटी है लाइसेंस देने की और लाइसेंस जब्त कर लेने की। देखिए, ये सुभद्रा लोकल एरिया बैंक इंडिया की 3 लोकल एरिया बैंक में से एक थी, अब सिर्फ 2 लोकल एरिया बैंक बची हैं। आप इतना याद रखिएगा, महाराष्ट्र में ही दोनों हैं, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक और कराड़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जिनका लाइसेंस कैंसिल हो चुका है। RBI ने कैंसिल किया, तो RBI की बात कर लेते हैं। 1 अप्रैल 1935 को RBI एक्ट 1934 के तहत RBI की स्थापना की गई थी। RBI का हेडक्वार्टर पहले कोलकाता में था, बाद में 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया है। वर्तमान में RBI के 25th गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस इंडियन स्टेट में बिल्ड किया जा रहा है, तो इंडिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ओडिशा में बनाया जा रहा है। कहाँ पे, ओडिशा में, ओडिशा के राउरकेला में। कहाँ पे, राउरकेला में इंडिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा। तो आप देखिएगा, रिसेंटली ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी, उन्होंने अनाउंस किया है कि इंडिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ओडिशा में बनाया जाएगा। और आप देखिएगा, जो 2023 में हॉकी मेंस वर्ल्ड कप होना है वो भी उड़ीसा में ही होना है, और 2019 का भी हॉकी का मेंस वर्ल्ड कप उड़ीसा में ही हुआ था। तो इस समय उड़ीसा में हॉकी इवेंट बहुत हो रहे हैं, तो हॉकी से कोई रिलेटेड न्यूज़ हो तो आप थोड़ा सा उड़ीसा पे जरूर जाइएगा। मैप में देखते हैं, ये है उड़ीसा। रिसेंटली यहाँ पर इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल का 9th एडिशन सेलिब्रेट किया गया है चंद्रभागा बीच पर। CM कौन है, मैंने बताया आपको, नवीन पटनायक जी हैं, जिनको हीरो टू एनिमल अवार्ड मिला है पेटा द्वारा। गवर्नर कौन है, गणेशी लाल हैं। और एशिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक वो भी ओडिशा में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस डेट के बाद जो व्हीकल्स हैं उन पर फास्ट टैग मैंडेटरी हो जाएगा यानी कंपलसरी हो जाएगा, तो बता दूं 1 जनवरी 2021 से जो फास्ट टैग है वो सभी व्हीकल्स पर मैंडेटरी हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा 1 जनवरी 2020 से फास्ट टैग लागू हो जाएगा, आप बिना फास्ट टैग के निकल नहीं सकते हैं। फास्ट टैग ये रेडियो फ्रिक्वेंसी, आपने RFID पढ़ा होगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, उस पर काम करता है। अच्छा, जो फास्टैग है इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है या ऑपरेट कौन करता है, तो फास्टैग को ऑपरेट किया जाता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा। 2016 से इसको ऑपरेट किया जा रहा है NHAI द्वारा। NHAI की बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत चर्चा में है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1988 में स्थापना हुई थी इसकी, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। और रिसेंटली जो इसके चेयरमैन थे सुखबीर सिंह संधू, उनका टेन्योर सेकेंड टाइम बढ़ा दिया गया है। कितने टाइम के लिए, 3 मंथ्स के लिए। तो आप ये भी रखिए, सुखबीर सिंह संधू, इनका टेन्योर फिर से बढ़ा दिया गया है। 3 मंथ है या 6 मंथ है ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ एक बार, तो आप उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, नेक्स्ट वीडियो में बता भी दूंगा मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किसके द्वारा ITI स्टूडेंट्स को डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए NASSCOM और माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की गई है, तो रिसेंटली
डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, इनके द्वारा नेस्कॉम और माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की गई है ताकि जो ITIs के स्टूडेंट हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ITIs के स्टूडेंट हैं, उनको डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। अभी सारा मैनुअल कंटेंट ही है उनका, यानी कि किताबों से ही पढ़ते हैं, सारा प्रैक्टिकल करते हैं। तो ITI स्टूडेंट्स, इनको डिजिटल ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड की जाए, इसके लिए डिजिटल कंटेंट होना चाहिए, जिसके लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के तहत कार्य करता है, उसने रिसेंटली नेस्कॉम और माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की है ताकि ITI स्टूडेंट को डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड किया सके। तो आप देखिएगा DGT, नेस्कॉम और माइक्रोसॉफ्ट, ये तीनों मिलकर ITI के जो छात्र हैं उनको डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, इसके तहत ये लोग भारत स्किल पोर्टल लॉन्च करेंगे। क्या? भारत स्किल पोर्टल, जहां पे जितने भी ITI इकोसिस्टम होंगे वहां पर ट्रेनर्स और ट्रेनीज दोनों को स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो भारत स्किल पोर्टल ये भी MSDE मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। क्योंकि नेस्कॉम की बात आई है तो आप देखिए नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, ये जो नेशनल एसोसिएशन है ये सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज का एसोसिएशन है। 1988 में इसकी भी स्थापना हुई थी एज NHAI, और इसके चेयरपर्सन कौन है? केशव आर मुरुगेश, नेस्कॉम के चेयरपर्सन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा एक RAC यानी रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस किस इंडियन इंस्टीट्यूट में सेटअप किया जाएगा? तो इसरो ने अनाउंस किया है कि वो IIT BHU में, कहाँ पर? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो IIT कैंपस है वहाँ पर एक रीजनल एकेडमिक रिसर्च सेंटर स्थापित करेगा स्पेस सेक्टर के लिए। यहाँ पर स्पेस रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनका एनालिसिस किया जाएगा और स्पेस फील्ड में एडवांस रिसर्च को प्रमोट किया जाएगा। तो इसरो IIT BHU में एक RACS सेटअप करेगा। आप देखिएगा इसरो की बात करें तो रिसेंटली इसरो ने CMS-01 नाम से 42वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। तो इसरो के विषय में ये भी आपको पता होना चाहिए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। विक्रम साराभाई जो कि फादर ऑफ इंडियन स्पेस है उनके द्वारा। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है और वर्तमान में इसरो के डायरेक्टर कौन है? के शिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MPEDA एक्वा फार्मर्स के लिए एक मल्टीलिंगुअल कॉल सेंटर सेटअप कर रहा है इंडिया के किस स्टेट में? तो MPDEDA यानी मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये एक मल्टीलिंगुअल कॉल सेंटर सेटअप कर रहा है एक्वा फार्मर्स के लिए आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। देखिए जो मल्टीलिंगुअल कॉल सेंटर्स होगा ये फिशरीज सेक्टर से रिलेटेड फार्मर्स को उनकी ही भाषा में उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। तो आप देखिएगा MPEDA मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में कहाँ? आंध्र प्रदेश में जो विजयवाड़ा है वहां पर ये मल्टीलिंगुअल कॉल सेंटर को सेटअप करेगा। MPEDA की बात करें तो जो ये मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तहत कार्य करता है। 1972 में स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कोची केरला में है और इस समय MPEDA के हेड कौन है? KS श्रीनिवास। अच्छा, ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में ही क्यों स्थापित कर रहा है एक्वा फार्मर्स के लिए ये मल्टीलिंगुअल कॉल सेंटर? क्योंकि आंध्र प्रदेश में इंडिया का लार्जेस्ट फिश प्रोडक्शन होता है अगर कंबाइन कर लिया जाए। अदरवाइज इंडिया का जो इनलैंड फिश प्रोडक्शन होता है वो तमिलनाडु में हाईएस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने DTH सेक्टर के लिए कितने FDI की अनुमति दे दी है? तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने DTH यानी डायरेक्ट टू होम सर्विस के जो सेक्टर है उसके लिए 100% FDI का अप्रूवल दे दिया है। देखिए सिर्फ ये 100% FDI का ही अप्रूवल नहीं दिया है, जो पहले DTH लाइसेंस मिलता था किसी कंपनी को वो 10 साल मिलता था, यानी 10 साल के लिए DTH सेक्टर का लाइसेंस मिलता था। उस DTH सेक्टर के लाइसेंस की अवधि जो बढ़ाकर इन्होंने कर दी है वो अब 20 साल होगी। तो आप ये भी याद रखिएगा। तो DTH सेक्टर में FDI 100% हो गई है। जो लाइसेंस का टर्म था वो 10 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया है। DTH डायरेक्ट टू होम फैसिलिटी इंडिया में सर्वप्रथम जो है 2003 में आई थी और पहला लाइसेंस मिला था डिश टीवी को। तो आप ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। रिसेंटली DTH सेक्टर में FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। अच्छा, मैं आपसे FDI के विषय में पूछूं तो आप देखिएगा इंडिया में सबसे ज़्यादा FDI आता है सिंगापुर से। कहाँ से? सिंगापुर से। और इंडिया के किस स्टेट में सबसे ज़्यादा FDI आता है? तो महाराष्ट्र में आता है। ये आपको पता होना चाहिए। ये फिगर गलत लग गया है, प्रीवियस क्वेश्चन का है, आप मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल जो पैसेंजर्स होते हैं, रेल यात्री होते हैं, उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए इंटरसिटी रेल यात्री द्वारा किसके साथ पार्टनरशिप की गई है? तो रिसेंटली इंटरसिटी रेल यात्री इन्होंने SBI जनरल इंश्योरेंस किसके साथ?
SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप की है। जो रेलवे पैसेंजर होंगे उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। अभी तक SBI जनरल इंश्योरेंस द्वारा इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड किया जाता था रेलवे पैसेंजर्स को, लेकिन अब इंटरसिटी रेल यात्री जो कि रेल यात्रियों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, उसने SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप कर ली है। इसमें क्या होगा, एक्सीडेंट के होने पर 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा एक्सीडेंटल डेथ पर। तो आप देखिएगा ये जो रेल यात्री है इंडिया का ट्रैवल मार्केट प्लेस है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, नोएडा में है, आप ये भी याद रखिएगा, लेकिन बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर सिंह कॉलेज को रिसेंटली यूनेस्को द्वारा अवार्ड ऑफ मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया है। आपको बताना है अमर सिंह कॉलेज कहाँ स्थित है। तो अमर सिंह कॉलेज स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर। देखिए यूनेस्को जो कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन साइट्स होती हैं उनके लिए अवार्ड ऑफ मेरिट घोषित करता है प्रत्येक वर्ष। उसी अवार्ड ऑफ मेरिट इससे सम्मानित किया गया है अमर सिंह कॉलेज को। आप ये देखिए, एक तरह से आपको लगता ही होगा कि कल्चरल हेरिटेज साइट है ये। तो अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है अमर सिंह कॉलेज को, जो कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है। कभी एग्जाम में आपसे पूछ लें कि कौन से रीजन से इसको सिलेक्ट किया गया है, तो एशिया पैसिफिक रीजन से टोटल 7 प्रोजेक्ट को शामिल किया गया था। उन 7 प्रोजेक्ट में ये अमर सिंह कॉलेज भी है। और आपको सिर्फ इतना ही याद रखा है कि अमर सिंह कॉलेज जम्मू एंड कश्मीर में है। और यूनेस्को ने इसको अवार्ड दिया है, तो यूनेस्को के विषय में जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 1945 में स्थापना हुई थी। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है और इसके हेड कौन है, ऑड्रे अजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल रेल प्लान 2030 के तहत जो फ्रेट ट्रेन्स हैं उनकी एवरेज स्पीड को 22 किलोमीटर से बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा। तो नेशनल रेल प्लान 2030 पीयूष गोयल ने अनाउंस किया है। इसके तहत जो भी मालवाहक ट्रेन है उनकी स्पीड को 22 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया जाएगा। कितना, 50 किलोमीटर। नेशनल रेल प्लान 2030 के लिए लॉन्च किया गया है, यानी 2030 तक क्या टारगेट है उसके में बताया गया है। साथ ही साथ ये भी बताया है कि 2030 तक इंडिया की जो रेलवे होगी उसको नेट जीरो कार्बन एमिशन का कर दिया जाएगा। तो ये 2 फैक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा एक विजन 2024 भी लॉन्च किया गया है। इसका पर्पज़ क्या है, नेशनल रेल प्लान के तहत ही विजन 2024 लॉन्च किया गया है। इसमें है कि जो भी रेलवे लाइन है इंडिया की उनका 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। तो सिर्फ उसका टारगेट 2024 तक है। हालांकि नेशनल रेल प्लान 2030 तक के लिए है, लेकिन इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट 2024 है। तो आप ये याद रखिएगा कि जो फ्रेट ट्रेन हैं उनकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर करनी है नेशनल रेल प्लान के तहत। उसके बाद नेट कार्बन जीरो एमिशन करना है और ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन करना है 2024 तक करना है, ये जरूर याद रखिएगा। इंडियन रेलवे की बात करें तो इंडिया में पहली ट्रेन चली थी 1853 में, मुंबई से थाने के बीच चली थी। उस समय लॉर्ड डलहौजी इंडिया के गवर्नर जनरल थे। इंडिया के वर्तमान में रेलवे मिनिस्टर कौन है, पीयूष गोयल। रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन कौन है, विनोद कुमार यादव। उसके अलावा ये जो नेशनल रेल प्लान 2030 है इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि थ्री डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात की गई है। एक है आपका ईस्ट कोस्टल फ्रेट कॉरिडोर, दूसरा है ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर और तीसरा है नॉर्थ साउथ फ्रेट कॉरिडोर। तो नेशनल रेल प्लान में 3 फ्रेट कॉरिडोर की भी बात है, आपको ये जरूर याद रखना है। ILNFS लिमिटेड के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं, तो ILNFS इसके नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं नंदकिशोर। कौन, नंदकिशोर। ILFS ये हाउसिंग सेक्टर को लोन प्रोवाइड करता है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को, ये एक देखिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन प्रोवाइड करता है। घाटे में चली गई, डूबने की कगार पे थी, तो इंडिया ने इंडियन गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव लिए। इस इनिशिएटिव में एक ये था कि इसके जो चेयरपर्सन बना दिए गए थे ILNFS के, वो बना दिए गए थे उदय कोटक। अब इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं, नंदकिशोर। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। ILNFS फुल फॉर्म क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। 1987 में स्थापना हुई थी, इंडियन गवर्नमेंट के तहत कार्य करता है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और चेयरपर्सन कौन अपॉइंट किए गए हैं, उदय कोटक। उदय कोटक से याद आया, रिसेंटली उदय कोटक को RBI ने जो कोटक महिंद्रा बैंक है अगले 3 वर्ष के लिए उसका MD एंड CEO बना दिया है। तो उदय कोटक इनके 10 उंगलियां घी में है इस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCAER नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इसके द्वारा फिनेंशियल 2021 में इंडिया की GDP ग्रोथ रेट क्या रहेगी। तो रिसेंटली NCAER नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च इसने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2021 में इंडिया की GDP ग्रोथ रेट -7.3% रहेगी। कितना, -7.3%। इसका मतलब क्या है कि NCAER ने कहा है कि इंडिया की GDP
2021 में 7.3% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। तो आप ये इतना देखिएगा, अगर ऑफिशियल तौर पे देखा जाए तो इंडिया की इस समय जीडीपी रिसेशन में है। रिसेशन के लिए ऑफिशियल डेफिनेशन ये होती है कि अगर लगातार 2 क्वार्टर के लिए किसी भी कंट्री की जीडीपी नेगेटिव चली जाए तो उसको कहते हैं रिसेशन। इस समय पूरी वर्ल्ड की जीडीपी रिसेशन में है, तो इंडिया की क्या बात करें। तो एनसीएआर ने कहा है कि इंडिया की जीडीपी 7.3% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। एनसीएआर के बारे में जान लेते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च 1956 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। और आप देखिएगा फिनांस मिनिस्ट्री के तहत कार्य करता है ये। और एनसीएआर के डायरेक्टर जनरल कौन है, शेखर शाह। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड ये दिया गया है रिसेंटली। आपको बताना है इंडिया के फर्स्ट फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड में बिग विनर किसको चुना गया है। तो 2 वेब सीरीज हैं जिनको बिग विनर चुना गया है इंडिया के फर्स्ट फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड में। ओटीटी मतलब ओवर द टॉप। देखिए इस बार फ्लेक्सी करके एक फर्म है, वो स्पॉन्सर कर रही थी फिल्म फेयर अवार्ड को, जो कि मुंबई में दिए गए हैं, क्योंकि इस बार ओटीटी पे मोस्टली मूवी रिलीज हुई हैं, तो ओटीटी के लिए दिए गए हैं। बिग विनर घोषित किए गए हैं अमेजॉन प्राइम की 2 सीरीज, एक है पाताल लोक और दूसरी है फैमिली मैन। तो अब क्या है, फैमिली मैन प्लस पाताल लोक, इनको बिग विनर घोषित किया गया है इंडिया के फर्स्ट फ्लेक्सी फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड में। ओटीटी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ओवर द टॉप। देखिए चाहे अमेजॉन प्राइम हो, नेटफ्लिक्स हो, जी हो, ये सब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। कोविड-19 चल रहा था तो कोई मूवी थिएटर में रिलीज नहीं हो रही थी, तो इस बार पहली बार फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं। इसमें बिग विनर कौन हुए हैं, पाताल लोक और फैमिली मैन, ये दोनों अमेजॉन प्राइम की ही सीरीज हैं। अच्छा, इंडिया में पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड कब दिए गए थे, 1954 में दिए गए थे। हमेशा ये मुंबई में दिए जाते थे, लेकिन लास्ट जो एडिशन हुआ था फिल्म फेयर अवार्ड का वो गुवाहाटी में हुआ था। तो आपको ये जरूर रखना है। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड